एकेडमी क्लासेस पे हम लोग आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हम जियोग्राफी के टर्म को देखेंगे। इसमें हम लोग टोटल वर्ल्ड जियोग्राफी और इंडियन जियोग्राफी के बारे में एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए अब एक एक करके चलिए फिर शुरू करते हैं। पेन चेंज कर ले पहले। चलिए सबसे पहले बात आती है जियोग्राफी में। हमको इसके टर्म को समझ लेना है कि जियोग्राफी होता क्या है। तो चलिए जियोग्राफी समझ लेते हैं पहले थोड़ा जूम करके कि जियोग्राफी आखिरकार होता क्या है। तो भूगोल विषय के अंतर्गत हम लोग किसके बारे में देखेंगे? नदियों, पहाड़ों, आकाशीय पिंडों और ब्रह्मांड के अनेक भागों के अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये ऊपर देखिए चित्र भी बना है। ये बुक आपका उसमें का है। ठीक है, समसामयिकी घटना चक्र का बुक है। इसमें हम एक एक टॉपिक को देखते चलेंगे। तो देखिए पहले क्या होता है जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के अंतर्गत हमको क्या क्या पढ़ना है? स्थलीय यानी पहाड़ों वहाड़ों के बारे में पढ़ना है, आकाशीय पिंडों के बारे में पढ़ना है और ब्रह्मांड के बारे में पढ़ना है खासकर, और नदियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए पहले जियोग्राफी शब्द जो है इसका प्रथम बार प्रयोग इरेटोस्थेनीज द्वारा व्यवस्थित भूगोल का पिता कहा जाता है। यानी आप फादर ऑफ जियोग्राफी किसे मान सकते हैं? इरेटोस्थेनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी मान सकते हैं। ठीक है, अब भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक माना जाता है। और आधुनिक भूगोल यानी जो इस समय चल रहा है मॉडर्न जियोग्राफी, इसके पिता है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये इसके आधुनिक पिता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना भूगोल चैप्टर। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के भूगोल के बारे में। ठीक है, तो विश्व के भूगोल में आपको कॉन्टिनेंट्स पढ़ना है, वो बाद में शुरू करेंगे। इसके पहले हमको ब्रह्मांड पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कॉस्मस के बारे में देखेंगे। तो ब्रह्मांड है, इसके बारे में दिया है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों जिसको गैलेक्सीज बोलते हैं तक खगोलीय पिंडों के समतलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी जो खगोलीय पिंड है और जो मंदाकिनी है, इन सब के मेल को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। हमारा पृथ्वी जो भी है ये क्या है? एक गैलेक्सी के रूप में। ठीक है, अब देखिए ब्रह्मांड के अध्ययन के विज्ञान की एक शाखा है जिसे खगोल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये पूछ लेता है आपसे कि ब्रह्मांड का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर करते हैं? तो खगोल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? ब्रह्मांड का। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे लिखा है यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टालेमी ने सर्वप्रथम ब्रह्मांड का क्रमबद्ध अध्ययन प्रारंभ किया। यानी इन्होंने सीक्वेंस से अध्ययन करना चालू कर दिया था। जिस वैज्ञानिक का अपने नाम लिया है क्लाडियस टालेमी ने, इन्होंने ब्रह्मांड का सीक्वेंस से अध्ययन शुरू कर दिया था सर्वप्रथम। टालेमी का मत था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी और सूर्य तथा अन्य ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाता है। जो ब्रह्मांड का केंद्र है उसमें पृथ्वी और सूर्य और जितने भी अपने ग्रह हैं, पृथ्वी हो गया, बृहस्पति हो गया, शुक्र हो गया, सब जितने भी ग्रह हैं वो सब क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये इनका मत था। किनका? टॉलेमी का मत था। ठीक है, मत नहीं पूछता आपसे यहाँ, क्वेश्चन बस एक ही पूछेगा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं? ब्रह्मांड का अध्ययन जिस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत होता है उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका दिया है निकोलस कार्पसनीसियस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है न कि पृथ्वी। यानी ब्रह्मांड का जो केंद्र है उसमें सूर्य है और पृथ्वी जितने भी ग्रह हैं वो सब उसके चक्कर लगाते हैं। ये किसका मत है? निकोलस कार्पस निकस का ये मत है। ठीक है, कार्पस निकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, ई टर्म याद रखिएगा कि आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कार्पस निकस को। ठीक है, अब देखिए ग्रही कक्षाओं के नियम की जानकारी जोहान्स कैप्लर ने दी। कैप्लर की यही व्याख्या थी कि जो ग्रह है वो कक्षाओं में क्या करते हैं? चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये किसका मत है? ये मत है हमारे इनका कैप्लर जी का। ठीक है, ये मत कैप्लर जी का है। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है आपको ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मुख्यतः 3 सिद्धांत है। एक आपका बिग बैंग थ्योरी है, एक आपका स्टडी स्टेट थ्योरी है और एक आपका पल्स स्टेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है। हिंदी में बोले तो दोलन सिद्धांत है, सतत सृष्टि सिद्धांत और महाविस्फोटक सिद्धांत। आपसे पूछता है बिग बैंग थ्योरी क्या है, ये सब क्या है। चलिए एक एक करके इसके बारे में देखते हैं। तो जो बिग बैंग थ्योरी है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत महाविस्फोटक सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी है।
जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो मेन थ्योरी माना जाता है वो बिग बैंग थ्योरी को माना जाता है, ठीक है। महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में जॉन लेमेंतेयर ने दिया था, ठीक है। और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इसकी व्याख्या की कि आखिर बिग बैंग थ्योरी है क्या। चलिए देख लेते बिग बैंग थ्योरी है क्या आखिरकार। महाविस्फोटक सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड अवस्था में थे, जिसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था, ठीक है। फिर आगे देख लेते हैं। फिर दिया है आपको कि तापमान और घनत्व अत्यधिक था, किसका, पिंड का। अत्यधिक संकेंद्रण के कारण इस पिंड में विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का विखंडन हुआ और उसमें आकाशीय पिंडों का निर्माण होने लगा, ठीक है। तभी से ब्रह्मांड निरंतर विस्तार होता गया। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तार का एक ही कारण है, वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी में मानने वाले वैज्ञानिक का विश्वास था कि यह घटना आज से लगभग 13.7 या 13.8 अरब वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। बिग बैंग जो हुआ था वो उतने साल पूर्व हुआ था। अब अगला थ्योरी देख लेते हैं। अगला है सतत सृष्टि का सिद्धांत। इसमें सतत सृष्टि सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति विषयक दूसरा प्रमुख सिद्धांत है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति किसी विस्फोटक पदार्थ से नहीं हुई। इसके अनुसार ब्रह्मांड का न कोई आदि है और न कोई अंत है, ठीक है। यद्यपि सिद्धांत में प्रसारशीलता और इस सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता फ्रेड हायल, हरमन ब्राडी और थॉमस गोल्ड है, ठीक है। ये 3 वैज्ञानिक हैं। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में याद रख लेना, ठीक है। फिर दोलक सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड करोड़ों वर्ष के अंतराल में विस्तृत हुआ और संकुचित होता रहता है, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक डॉक्टर एलन सैंडविच है। इनके अनुसार आज से 120 करोड़ वर्ष पूर्व एक तीव्र विस्फोट हुआ, तभी ब्रह्मांड फैला रहा। 290 करोड़ वर्ष बाद यह विस्तार रुक गया और ब्रह्मांड संकुचित हो गया, ठीक है। अब आगे देखिए, हमें अब सौर मंडल के बारे में देखना है। जितनी भी थ्योरी थी उनके अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण ऐसे था, ठीक है। तीनों का नाम बहुत है, याद रखना। इतना में आपका निकल लेगा, मतलब इतने से ही आपका पूछ लेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। फिर आप देखिए सोलर सिस्टम के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले तथा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होने वाले ग्रहों, उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतु तथा उल्का पिंडों आदि पिंडों का समूह क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम, ठीक है। बस ये परिभाषा है, याद कर रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। महाविस्फोट की घटना के लगभग 9.1 अरब वर्ष पश्चात वर्तमान से लगभग मतलब आज से 4.6 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का विकास हुआ, ठीक है। हमारा सौरमंडल जिसमें स्थित है उसे मंदाकिनी कहते हैं। ये मंदाकिनी यानी गैलेक्सी या आकाशगंगा उसी का नाम है, ठीक है। या दुग्ध मेखला, ये पॉइंट्स आपका इंपॉर्टेंट है कि क्या नाम है। एक नाम मंदाकिनी है, एक आकाशगंगा है, इतने नाम आपको याद रखने हैं। फिर आगे आपका एक पॉइंट दिया है, आगे आपके जो पॉइंट्स है उसको देख लीजिए। आगे दिया है प्रकाश द्वारा निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड की गति से 1 वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। यानी प्रकाश वर्ष क्या है, एक प्रकार की दूरी है, ये पॉइंट याद रखिएगा। और प्रकाश वर्ष जो होता है ये सबसे लंबी दूरी होती है, ठीक है। और आपसे प्रकाश का चाल पूछ सकता है कि प्रकाश का चाल क्या होता है। प्रकाश का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये आपको याद रखना है कि प्रकाश का चाल होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी ज्ञात करने की इकाई है, ठीक है। दूरी ज्ञात करने की पार्सेक भी दूरी मापने की इकाई है, जो लगभग 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। जो एक पार्सेक होता है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पृथ्वी से सूर्य के मध्य औसत दूरी खगोलीय एकक कहते हैं। यानी पृथ्वी से सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है उसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। फिर आगे दिया है 6ठी सदी के भारतीय खगोलीयविद वराहमिहिर ने सर्वप्रथम यह बताया कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो होता है वो सूर्य का चक्कर लगाता है और चंद्रमा किसकी चक्कर लगाती है, वो पृथ्वी का चक्कर लगाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ये आपका फिगर दिया है, फिगर देख लीजिए। फिगर में कुछ नहीं, ये आपका सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ये सब चक्कर लगा रहे ग्रह, ठीक है। कितने ग्रह होते हैं, 8 ग्रह है। बाकी आपका प्लेटो है,
फिर इसमें ये सब बेल्ट है, एस्टेरॉयड बेल्ट है यहाँ पे, और क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। ये सब आपके हैं। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं इनके बारे में। लिखा है सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है, यानी ब्रह्मांड का केंद्र किसे मान सकते हैं? सूर्य को। सूर्य एक प्रकार का तारा है और सौरमंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत है, यानी ब्रह्मांड का। या फिर आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य है। सभी ग्रहों का ही स्रोत क्या है? सूर्य है। तारों की रचना गैसों के बदलाव से होती है, ठीक है। यानी गैस जब बदलते रहते हैं तो उनसे तारों के निर्माण होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है और इसका परमाणु संख्या के संदर्भ में लगभग 91% इसमें हाइड्रोजन है और लगभग 9% हीलियम निर्मित रहता है, जबकि द्रव्यमान के संदर्भ में इसमें 70% हाइड्रोजन और 27% हीलियम है। सूर्य के केंद्रीय भाग का तापमान 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा है, या फिर इसको बोल सकते हैं 15 मिलियन सेंटीग्रेड होता है। जबकि इसके बाहरी सतह, जिसको फोटोस्फेयर कहते हैं, का तापमान लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109.2 गुना अधिक है, ठीक है, यानी उतना गुना अधिक है। सूर्य की औसत आयु कितनी है? 4.6 अरब वर्ष पूर्व है, ठीक है। फिर सूर्य जो है वो पृथ्वी से लगभग कितने गुना है? 13 लाख गुना बड़ा है, ठीक है, पृथ्वी के आकार से। पृथ्वी को सूर्यताप का मात्र 2 अरबवां भाग प्राप्त है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट और 19 सेकंड लगता है। सूर्य का जब एक प्रकाश किरण, जब सूर्य से एक किरण कहाँ आती है? पृथ्वी पर आने में उसको कितना समय लगता है? इतने मिनट लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड लगता है। फिर आगे दिया है आपका, जिसको सेकंड में बदलेंगे तो 499 सेकंड होगा, ठीक है। सूर्य की समस्त ऊर्जा नाभिकीय संलयन है, यानी नाभिकीय संलयन जो होता है, यानी न्यूक्लियर फिजन, वो इसके सूर्य की समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन है। फिर सौरमंडल के पिंडों के बारे में देख लीजिए। इसको अब हम अगले सेशन में देखेंगे, ठीक है। अब के लिए इतना ही रखते हैं।